जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चालू हो रहा है। हमारा जो मेडविल वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है लास्ट क्लास में, और आज से हमारा जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो चालू हो गया। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो औरंगजेब के डेथ के बाद से शुरू होता है। हम जानते हैं कि औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह थे, उनकी डेथ 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1707 में, और इसके बाद से ठीक है जो आधुनिक भारत है, ठीक है, उसकी शुरुआत होती है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल का देखा था, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक। और आज से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है, ठीक। देखिए, अभी तक हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मेडीवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, ठीक। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा कनेक्टिविटी से आगे बढ़ती है। तो जो कनेक्टिविटी होती है वो सही तरीके से बनी रहे, इसलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेटर मुगल्स। देखिए, अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें तो ये वो मुगल बादशाह हैं जो औरंगजेब की डेथ के बाद से मुगल बादशाह बने हैं, ठीक है। मतलब जो औरंगजेब तक, ठीक है, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उनको मेन मुगल्स कहा जाता था। उनको क्या बोला जाता था? मेन मुगल्स बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पर मुगल डायनेस्टी जो थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मुगल बादशाहों में काफी पावरफुल हुआ करते थे जो मेन मुगल्स हुआ करते थे। मेन मुगल्स की अगर हम बात करते हैं तो बाबर से शुरू होते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक। तो ये सारे क्या थे? मेन मुगल्स थे, ठीक है। अब इसके बाद से जो मुगल बादशाह आएंगे, ठीक है, उनको लेटर मुगल्स कहा जाएगा, ठीक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पार्ट था, ठीक है, लेटर मुगल्स का, ये 1707 से शुरू होता है और 1857 तक। 1857 में जो सबसे लास्ट मुगल बादशाह थे, ठीक, बहादुर शाह जफर, ठीक है, वहां पर आकर के अंततः मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म होती है, ठीक है। और जो क्राउन है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, उसका रूल चालू हो जाता है, ठीक। तो जो मुगल बादशाह थे उनका जो आखिरी बादशाह था वो 1857 में बहादुर शाह जफर था, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटर मुगल्स की शुरुआत होती है औरंगजेब की डेथ से, ठीक। तो औरंगजेब जो थे उनकी डेथ हुई 1707 में, ठीक है। अब उस टाइम पर, अब देखिए, इनके यहां मुगलों में चूंकि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जितने भी मुस्लिम शासक रहे हैं इनके में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं रहा। उत्तराधिकार का मतलब होता है सक्सेशन, रूल ऑफ सक्सेशन, कि भाई एक बार बादशाह की डेथ हो गई तो अब इसके बाद अगला बादशाह कौन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था, चूंकि इसके लिए कोई रूल होता नहीं था। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू राजे महाराजाओं में जो बड़ा बेटा हुआ करता था उसको राजा बनाया जाता था, या माना जाता था कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा, ठीक है। ऐसा कोई रूल ऑफ सक्सेशन मुसलमानों में नहीं था, ठीक है। तो मुगल्स की भी यही प्रॉब्लम थी। आपको याद हो शाहजहां की डेथ के बाद, ठीक है, उनके चारों बेटे, जिसमें औरंगजेब भी थे, दारा शिकोह भी थे, ठीक है, तो इनके बीच में सक्सेशन वॉर हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब कोई रूल्स नहीं होते तो भाई सिंपल सी बात है कि मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक। तो गद्दी की लड़ाई के लिए जो उनके बेटे हुआ करते थे बादशाह के, वो आपस में लड़ा करते थे, जैसा हमने वॉर ऑफ सक्सेशन शाहजहां की डेथ के बाद देखा था, जिसमें कई सारे युद्ध जीतने के बाद और अपने भाइयों को मारने के बाद औरंगजेब को गद्दी मिली थी। वैसा कुछ औरंगजेब की डेथ के बाद भी होता है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में डेथ हुई, ठीक है, 1707 में उसकी डेथ हो गई। अब उस टाइम पर इसके तीन बेटे थे, ठीक है। अगर हम बात करें औरंगजेब के, ठीक है, तो इसके तीन बेटे थे। एक था मुअज्जम, एक का नाम था मुअज्जम, ठीक।
एक का नाम था मुअज्जम, ठीक है। दूसरा जो इनका बेटा था वो था आजम, आजम, ठीक है। एक था मुअज्जम, ठीक है, दूसरा था आजम, ठीक है, और तीसरा जो था वो था काम बख्श, ठीक। ये तीन औरंगजेब के बेटे थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। इसके अलावा आप याद करिए एक अकबर भी हुआ करता था इनका बेटा औरंगजेब का। याद करिएगा, मैं जब औरंगजेब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रिंस अकबर था इसने औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह किया था, ठीक है। फिर ये मराठाओं के पास गया था, मराठाओं से भी जब इसको साथ नहीं मिला तो फिर ये अपने परिवार को लेके किधर चला गया था, ईरान चला गया था। तो वैसे तो औरंगजेब के 4 बेटे थे, इसमें एक अकबर भी शामिल था, ठीक। लेकिन जो वॉर ऑफ सक्सेशन या हम कहें जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है वो इन तीनों के बीच में होता है। सबसे पहले बड़ा बेटा था मुअज्जम, दूसरा था आजम और तीसरा था काम बख्श, ठीक। अब इसमें जो युद्ध होता है इनमें, ठीक, तो अगर हम बात करें 1707 में ही, अगर हम बात करें 1707 में, ठीक है, जो ये मुअज्जम था, मुअज्जम, ठीक है, इसका युद्ध होता है आजम के साथ, ठीक है। जो ये मुअज्जम था इसका, औरंगजेब का बेटा, इसका युद्ध होता है आजम के साथ, ठीक है। और इस युद्ध को बोला जाता है जजई को युद्ध, जाजाऊ का युद्ध, वॉर ऑफ जजऊ, जजऊ वॉर, ठीक है। क्योंकि ये जजऊ नामक जगह पे हुआ था जो आगरा और धौलपुर के बीच में, आगरा और धौलपुर के बीच में एक जगह है जाजाऊ, ठीक है। उसमें युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम का, ठीक है, जिसमें मुअज्जम ने आजम को हरा दिया था, ठीक। तो जो पहला सक्सेशन वॉर हुआ था वो जाजाऊ का युद्ध हुआ था, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, जिसमें मुअज्जम ने किसको हरा दिया था, आजम को, ठीक है। ये कब हुआ, 1707 में, ठीक है। उसके बाद बात करें 1709 में एक और युद्ध हुआ था, ठीक, जो हुआ था मुअज्जम और कामबख्श के बीच। याद रखिएगा 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में जजयू का युद्ध, और 1709 में दूसरा युद्ध हुआ था मुअज्जम और कामबख्श का। इसमें मुअज्जम ने कामबख्श को हराया था और इस युद्ध को कहते हैं बीजापुर का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध को क्या बोलते हैं, बीजापुर का युद्ध। तो 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक तो जजयू का युद्ध हुआ था जो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ 1707 में, जिसमें मुअज्जम ने आजम को हराया। उसके बाद फिर बीजापुर का युद्ध हुआ 1709 में, किसके किसके बीच, मुअज्जम और कामबख्श को, और ठीक है, इसको किसने हरा दिया था, मुअज्जम ने, ठीक है। और अपने दोनों भाइयों को हराने के बाद ये जो मुअज्जम था ये अब मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किस नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक। तो नाम याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद जो पहला मुगल शासक बना, ठीक है, वो कौन बना, बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगजेब के बाद, ठीक। तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुअज्जम, ठीक है। तो याद रखिएगा बहादुर शाह फर्स्ट का ओरिजिनल नाम क्या था, मुअज्जम, ठीक है। और मुअज्जम ने जजयू को हराया, सॉरी आजम को हराया जजयू के युद्ध में, और अपने भाई कामबख्श को हराया बीजापुर के युद्ध में, और मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट। समझ में आया आपको, ठीक। तो औरंगजेब की डेथ के बाद इसके 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम बड़ा बेटा था, इसने सबसे पहले आजम को जजयू के युद्ध में हराया, उसके बाद मुअज्जम ने कामबख्श को हराया बीजापुर के युद्ध में, ठीक। और इस तरह बहादुर शाह प्रथम मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया 1707 में, ठीक। तो आपको याद रखना है, औरंगजेब was died in Ahmednagar 1707 AD. After that, Muazzam was defeated Azam in the Battle of Jajayu between Agra Dholpur in 1707 and Kambaksh in 1708 AD in the Battle of Bijapur, sitting on the throne assuming the title of Bahadur Shah first. ठीक,
तो औरंगजेब की डेथ के बाद मुअज्जम ने पहले आजम को हराया जजेयू के युद्ध में, और उसके बाद फिर कामबख्श को हराया 1709 में बीजापुर के युद्ध में। ठीक है, और इस तरीके से मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम के टाइटल के साथ गद्दी पर बैठ गया। ठीक, तो मुगलिया सल्तनत पर औरंगजेब के बाद जो अगला बादशाह बैठा वो बैठा बहादुर शाह प्रथम। 1707 से लेकर के 1715 एडी तक ये मुगल बादशाह रहे। ठीक, देखिए बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये सबसे उम्र दराज बादशाह बना था, मतलब कि ये सबसे ज्यादा उम्र में बादशाह बना था, मुगल बादशाह। ठीक, जिस टाइम पर ये मुगल बादशाह बना था उस टाइम इसकी एज 63 ईयर्स थी। ठीक है, तो ये 63 साल का था जब ये मुगल बादशाह बना। तो सबसे ज्यादा उम्र में मुगल बादशाह बनने का जो खिताब है वो किसके पास है? बहादुर शाह प्रथम के पास। ठीक है, इनकी 63 साल में राज्याभिषेक हुआ, गद्दी पर ये बैठा। ठीक, अब इसके अलावा बात करें तो बहादुर शाह प्रथम ने अपने पिता की जो नीति थी औरंगजेब की, मैंने आपको बताया था औरंगजेब की नीतियां, उसके विपरीत जाते हुए बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनाई। देखिए औरंगजेब की जो नीति थी वो मेल मिलाप की नीति नहीं थी, और यही मुगलों के पतन का कारण भी बनेगा। ठीक है, मतलब औरंगजेब जो था वो अपने एक्सपांशन के लिए सबसे दुश्मनी मोल ले रखा था, लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक है, मतलब ब्रदरहुड की नीति अपनाई इसने। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो उस टाइम पर याद करिएगा, औरंगजेब के टाइम पर आमेर के एक शासक थे जयसिंह, मैंने आपको बताया था आमेर के एक शासक थे जयसिंह। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, जो राजपूत थे, ठीक है, जो मुगलों की सबसे बड़ी ताकत थे, उनके साथ वापस से रिश्ते अच्छे करने का प्रयास किया। बहादुर शाह प्रथम ये समझ गए कि भैया औरंगजेब, इनके पिताजी ने चूंकि रिश्ते बहुत अच्छे राजपूतों के साथ औरंगजेब के नहीं थे, ठीक है, और राजपूतों के साथ अच्छा रिश्ता रखना मुगल एम्परर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। तो आमेर के उस टाइम के शासक थे जयसिंह, ठीक है, और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक कौन थे? अजीत सिंह। ठीक है, तो एक तो आमेर के शासक थे जयसिंह, ठीक है, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह, इन दोनों के साथ बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, उसने राजपूतों में जो नाराज चल रहे थे उनको वापस से मनाना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा जो बुंदेला वंश के थे, मैंने आपको बताया था बुंदेला के थे छत्रसाल बुंदेला। देखिए छत्रसाल बुंदेला से भी औरंगजेब की लड़ाई चलती थी, हालांकि बाद में छत्रसाल बुंदेला को उन्होंने राजा मान लिया था। ठीक है, तो छत्रसाल बुंदेला, इसके अलावा जाटों के एक, ठीक है, जाटों में थे जिनका नाम था चूड़ामण। ठीक है, तो ये चारों जितने थे, आमेर थे जयसिंह के, जयसिंह, मारवाड़ के थे अजीत सिंह, छत्रसाल बुंदेला बुंदेलाओं के, और चूड़ामल जाट, इन सभी से मित्रता की नीति अपनाई, मतलब फ्रेंडशिप अलायंस करी इनके साथ बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, तो इसने विपरीत जाते हुए, अपने पिता से विपरीत जाते हुए इन लोगों से क्या की? मित्रता करी। ठीक है, इसके अलावा उस टाइम पर सिखों के जो गुरु थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो इस टाइम पर सिखों के जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के टाइम पर जो सिखों के आखिरी गुरु थे, 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ भी मित्रता का हाथ बढ़ाया, और इवन इनको तो 5000 का मनसब भी दिया गया बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। मनसब मैं बता चुका हूं क्या होता था। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम ने आमेर के राजा जयसिंह के साथ, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ, बुंदेला के छत्रसाल बुंदेला, जाट के चूड़ामण जाट, और सिखों के गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ 5000 का मनसब के साथ इनके साथ मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, इवन अगर हम बात करें उस टाइम पर जो मराठा थे, ठीक है, उस टाइम पर जो मराठा थे उनके साथ भी इन्होंने, बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, कुछ न कुछ उनकी तरफ भी थोड़ा सा मित्रता का हाथ बढ़ाया था। लेकिन
उनका मोटिव उस टाइम पर मित्रता नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पर याद करिए आप, औरंगजेब ने, ठीक है, शिवाजी के बेटे थे। ठीक है, जो मराठा के संस्थापक थे शिवाजी, याद होगा आपको, इनके दो बेटे थे। एक थे संभाजी, अभी हम पढ़ेंगे ये मराठाओं में, और एक थे राजा राम। ये याद रखिएगा, इनके दो बेटे थे शिवाजी के, एक थे संभाजी और दूसरे थे राजा राम। तो जो ये संभाजी थे ना, ये जो संभाजी थे, इनको औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, तो संभाजी जो थे शिवाजी के बेटे, ठीक है, इनको क्या कर दिया था, औरंगजेब ने मार दिया था। ठीक है, और इनके संभाजी के ही एक बेटे थे जिनका नाम था साहू जी। ये संभाजी के बेटे थे। ठीक है, देखिए शिवाजी के बाद मुगल मराठाओं का गद्दी किसको मिली, संभाजी को। ठीक है, लेकिन संभाजी को जो है औरंगजेब ने मार दिया, और उस टाइम पर संभाजी के जो बेटे थे साहू जी, ठीक है, उनको क्या कर लिया, कैद कर लिया था औरंगजेब ने। ठीक, तो अब जब औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम ने ये जो साहू जी थे इनको जेल से रिलीज कर दिया। इनको क्या कर दिया, कैद से छोड़ दिया। तो साहू जी जो थे वो क्या हो गए, वापस से दक्षिण अपने मराठा चले गए, महाराष्ट्र चले गए। और उस टाइम पर चूंकि संभाजी जो थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक, तो उस टाइम पर मराठाओं ने में गद्दी पर कौन बैठा, राजा राम। ठीक है, और ये राजा राम भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, तो इनकी ही एक पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। इनकी पत्नी थी, राजा राम की पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। ठीक है, जिनका नाम क्या था, ताराबाई। ठीक है, तो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, ये अपने बेटे, इनका एक बेटा हुआ करता था शिवाजी सेकंड, उसका भी नाम शिवाजी था। ठीक है, शिवाजी सेकंड। तो ये शिवाजी सेकंड क्या था, माइनर था। ठीक है, तो उसके एवज में राज कौन कर रही थी उस टाइम पर मराठाओं में, ताराबाई। ठीक, अब जब मराठाओं के जो साहू जी थे, संभाजी के बेटे, इनको जब बहादुर शाह ने छोड़ा, तो जाहिर सी बात है संभाजी गए मराठा, और उन्होंने अपनी जो ये ताराबाई थी उनसे अपना राज्य वापस मांगा। बोले कि हमारे ये तो पिताजी का राज्य था, वो तो यहां हम नहीं थे, इस कारण से आपने शासन संभाला। लेकिन क्या किया, इनकी जो वो थी ताराबाई, ठीक है, इनकी जो चाची थी, मतलब संभाजी की क्या लगती थी, ये चाची लगती थी। ठीक, तो इनकी जो चाची थी ताराबाई, ठीक है, उन्होंने राज्य सिंहासन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक, देखिए मुगल्स यही चाहते थे। देखिए औरंगजेब के टाइम पर आप जानते हैं कि मुगलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन बने थे, सबसे बड़ा सिरदर्द बने थे मराठा। ठीक है, शिवाजी जो थे वो सबसे बड़ा इनके लिए सिरदर्द बने थे। ठीक है, तो वो ये जानते थे, तो इनमें फूट डलवाने के लिए बहादुर शाह ने किसको छोड़ा था, प्रथम ने साहू जी को। ठीक है, कि भाई वो जानते थे कि भाई हमने साहू जी को छोड़ दिया है, अब ये साहू जी जाएंगे, ठीक है, और ताराबाई से अपना हक वापस मांगेंगे। ठीक है, और ताराबाई जो है वो इनको हक देंगी नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ताराबाई जो होंगी और इनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट हुआ भी। ठीक है, साहू जी जो थे, ठीक है, उनको उन्होंने जब आकर के अधिकार मांगा ताराबाई से कि आप हमारा मराठा साम्राज्य हमें वापस दीजिए, तो ताराबाई ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और ताराबाई ने मना कर दिया तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, और उस युद्ध में कौन जीतता है, उस युद्ध में साहू जी जीतते हैं। ठीक है, तो साहू जी क्या करते हैं, उस युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, और जब साहू जी जीत जाते हैं उस युद्ध में, ठीक है, और देखिए उस टाइम पर साहू जी के एक बहुत ही प्रमुख इनके पेशवा माने जाते थे, मतलब एक तरीके से बहुत ही प्रमुख इनके व्यक्ति थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये मराठाओं के जो मेन पेशवा हुआ करते थे उनके सबसे पहले पेशवा हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक, तो साहू जी ने, ठीक है, साहू जी बालाजी विश्वनाथ की मदद से, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मदद से उन्होंने किसको हराया, ताराबाई को हराया। ठीक है, और मराठा साम्राज्य वापस हासिल किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठाओं के साथ एक चाल के तहत साहू जी को क्या कर दिया, रिहा कर दिया।
ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम की नीति आपको समझ में आई। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए अगर बात करें बहादुर शाह प्रथम को, तो इनको एक और इतिहासकारों ने नाम दिया था शाह ए बेखबर। इनको जो था, इनको एक और नाम बहादुर शाह प्रथम को दिया गया था, शाह ए बेखबर। ठीक, इनको यह नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि बहादुर शाह प्रथम जो थे ना, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी वो कुछ भी समझ में नहीं आती थी। मतलब कि जो शासन और प्रशासन था, ठीक है, वो किसी भी तरीके से इनको समझ में आता ही नहीं। ठीक है, और इनको जब कोई चीज समझ में नहीं आती थी, इसीलिए इनको कहा गया कि भाई ये एक ऐसे राजा हैं जिनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई खबर नहीं। बेखबर का मतलब क्या होता है? जिसको कोई खबर ही नहीं। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर इसलिए भी बोला गया क्योंकि इनको अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब ये अपने ही शासन और प्रशासन से बेखबर थे। ठीक, इसीलिए इनको नाम दिया गया शाह बेखबर। ठीक, तो आपको याद रखना है बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम कहा जाता था इनको शाह बेखबर। ठीक, क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान था ही नहीं, और ना तो उसमें रुचि भी नहीं थी, जानने की इच्छा भी नहीं थी। इसीलिए इनको क्या कहा गया? शाह बेखबर। अब देखिए, इसके बाद जब मैंने आपको बताया सिख के जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, अब इस दरमियान क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अभी तक तो गुरुशिप चल रही थी सिखों में। सिखों में आप जानते हैं 10 गुरु रहे हैं इनके। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद, ठीक है, तो गुरुशिप जो थी सिखों में वो खत्म हुई। तो जाहिर सी बात है कि सिखों में फिर प्रतिनिधित्व कौन करेगा सिखों का? तो उस टाइम पर इनका गुरु गोविंद सिंह जी के एक बहुत ही प्रमुख इनके शिष्य थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। इनका नाम था बंदा बहादुर। देखिए, बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद जी के एक बहुत प्रमुख शिष्य थे बंदा बहादुर। ठीक है, और बंदा बहादुर ने क्या किया? देखिए, गुरु गोविंद जी के साथ तो 5000 का मनसब देके इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी, लेकिन बंदा बहादुर ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो उस टाइम पर बंदा बहादुर ने बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे क्या किया था? विद्रोह किया था। और बहादुर शाह प्रथम की डेथ ही बंदा बहादुर के खिलाफ कैंपेन में हुई थी। मतलब बहादुर शाह प्रथम की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो बंदा बहादुर के खिलाफ कैंपेन करते टाइम हुई थी 1712 एडी में। ठीक है, तो 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? क्लियर हुआ बहादुर शाह प्रथम। इनके बारे में आपको एक इवेंट और याद रखना है। इनके समय में डच का एक शिष्टमंडल प्रतिनिधि आया था। किसका? डच का। 1711 में। देखिए, इस टाइम पर क्या हो गया था? यूरोपियन कंपनीज भारत में आना शुरू हो गई थी, या बड़े पैमाने पर हो गई थी। ठीक है, तो 1711 में डच का एक प्रतिनिधि शिक्षा मंडल, ठीक है, किसके नेतृत्व में आया था? यह आपको याद रखना है। यह आया था जेसुआ कैटलर। जेसुआ कैटलर। ठीक है, तो जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में डच डेलीगेशन सबसे पहली बार 1711 में आया था बहादुर शाह प्रथम के टाइम पे। ठीक है, अब इनका स्वागत करने के लिए, चूंकि ये डच में बात करते थे, तो भाई जाहिर सी बात है इनका स्वागत करने के लिए इन्होंने एक पोर्चुगीज वुमेन को हायर किया था जिसका नाम था जूलियाना। देखिए, चूंकि डच वाले क्या थे? अपनी भाषा में बात करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें उनकी भाषा में जवाब देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए था। तो बहादुर शाह प्रथम ने किनको लाया? जूलियाना को लाया, जो कि एक पोर्चुगीज लेडी थी, पुर्तगाली स्त्री थी। ठीक है, जूलियाना। ठीक है, तो जूलियाना की मदद से, ठीक है, इन्होंने इनसे जो वार्ता करी, डच का जो डेलीगेशन आया था जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में, ठीक, जिसके खुश होकर के
चूंकि जूलियाना ने फिर अच्छी वार्ता करी थी, जिससे खुश होकर के बहादुर शाह प्रथम ने जूलियाना को एक टाइटल दिया था जिसका था बीबी फिदवा। तो जूलियाना को बीबी फिदवा का टाइटल देने वाले कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। ठीक, तो जूलियाना को बीबी फिदवा ये उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको समझ में आया। ठीक, बहादुर शाह प्रथम कौन थे? मुअज्जम। मुअज्जम ने ही बहादुर शाह प्रथम के रूप में किस मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पर बैठे और सबसे उम्र दराज मुगलिया बादशाह थे। ये 63 साल की उम्र में ये मुगल बादशाह बने थे। ठीक, तो इनके बारे में क्या पॉइंट्स थे? ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ 63 ईयर्स। इसके बाद बात करें, बहादुर शाह अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन एंड ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप विद जयसिंह द रूलर ऑफ आमेर, अजीत सिंह द रूलर ऑफ मारवाड़ एंड एज वेल एज छत्रसाल बुंदेला एंड चूड़ामल जाट। मैंने आपको बताया दोस्ती की थी इनसे। इसके अलावा बहादुर शाह फर्स्ट was known by the nickname शाहे बेखबर because of his lack of interest in his ruling capacity and administration। इसकी रुचि बहुत कम थी, इसीलिए इसको बहुत कम ज्ञान था, इसीलिए इसको शाहे बेखबर कहा जाता था। इसके अलावा हमने पढ़ा बहादुर शाह प्रथम के बारे में, गुरु गोविंद सिंह द सिख गुरु ऑफ बहादुर शाह प्रथम was given the mansab of 5,000 and साहू जी महाराज among the Marathas was released from prison and the Marathas were given the authority to collect Sardesh Mukhi and Chauth of the Deccan। ठीक है, देखिए मराठाओं को आजाद करने के साथ साथ मराठाओं को सरदेश मुखी और चौथ कलेक्ट करने का भी जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां का अधिकार किसने दिया था? बहादुर शाह प्रथम ने। इसके अलावा हमने देखा लेटर द सिख्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड द मराठास अंडर द लीडरशिप ऑफ साहू वेर रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स। बाद में फिर क्या हुआ? सिखों की लीडरशिप में बंदा बहादुर और मराठाओं में साहू जी ने भी मुगलों के अगेंस्ट में क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था। इसके अलावा बात करें 1711 एडी में एक डच डेलीगेशन आया था लेड बाय जेसुआ केटलर। ठीक है, केम टू द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट which was welcomed with the help of Portuguese woman Juliana who was given the title of बीबी फिदवा by बहादुर शाह प्रथम। मैंने आपको बताया बीबी फिदवा का टाइटल दिया था किसको? जूलियानी को। ठीक, इसके अलावा बात करें बहादुर शाह फर्स्ट वाज डाइड इन अ कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर इन 1712 एडी। मैंने आपको बताया बहादुर शाह प्रथम कैंपेन कर रहे थे अगेंस्ट बंदा बहादुर और उसमें उनकी 1712 एडी में डेथ हो गई। ठीक, अब बहादुर शाह प्रथम की डेथ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर से सक्सेशन वॉर चालू, क्योंकि इसके बाद फिर से क्या हुआ भाई? इनके 4 बेटे थे। बहादुर शाह प्रथम के भी क्या थे? 4 बेटे थे। ठीक है, तो इनके भी 4 बेटों के बीच में आपस में युद्ध शुरू हुआ। ठीक, अब इनके जो 4 बेटे थे उनमें आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले थे जहांदर शाह। ठीक है, जो अगले राजा बनेंगे, देखिएगा अभी आप, अगले मुगल बादशाह जो बनेंगे जहांदर शाह। ठीक है, इसके अलावा जो थे वो थे अजीम उन शान। अजीम उन शान। ठीक है, अजीम उन शान, देखिए नाम याद रखिएगा, अजीम उन शान। ठीक है, तो सबसे पहले बने जहांदर शाह। ठीक है, उसके बाद दूसरे भाई थे वो थे अजीम उन उस शान। ठीक है, अजीम उस शान। ठीक है, और जो तीसरे थे इनके भाई वो थे रफी उस शान। रफी उस शान। ठीक है, रफी उस शान थे, और जो चौथे थे वो थे जहान शाह। ठीक है, देखिए आपको इनके चारों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये इनमें से सिर्फ जहांदर शाह ही मुगल बादशाह बनेंगे, लेकिन जो बाकी नाम है, ठीक है, वो आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इनके बेटे बाद में मुगल बादशाह बनेंगे। ठीक है, इनके बेटे जो हैं वो बाद में मुगल बादशाह बनेंगे, अभी अपन देखेंगे। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। ठीक है, ये 4 बेटे थे। ठीक है, इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, और जहांदर शाह जो थे वो विजयी हुए। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद
जो अगले मुगल बादशाह बनेंगे वो बनेंगे जहांगीर शाह। ठीक, तो अगले जो मुगल बादशाह बनते हैं, देखिए मैंने आपको बताया आफ्टर द डेथ देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द फोर सन्स ऑफ बहादुर शाह, जहांगीर शाह, अजीमुल शान, रफीउल शान एंड जहान शाह। ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में चूंकि उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसलिए 1 महीना तक बहादुर शाह प्रथम को दफनाया नहीं गया था। अंततः जब जहांगीर शाह जीते तब उन्होंने बहादुर शाह प्रथम को दफनाया। तो अब जो अगले मुगल बादशाह बनते हैं वो कौन बनते हैं? जहांगीर शाह। ठीक, अगले जो मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का जो कार्यकाल था वो बहुत कम था, बहुत छोटा था, 1712 से लेकर 13 तक का था। ठीक है, और जहांगीर शाह जो थे, इन्होंने अपने सारे भाइयों को खत्म किया। ठीक है, इनके 3 भाई थे, मैंने आपको बताया, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। इन तीनों को खत्म किया जहांगीर शाह ने। अब इस टाइम पर जहांगीर शाह की मदद करने वाले, ठीक है, और इनको गद्दी पर बिठाने वाले जो थे, ठीक है, इनका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। तो ये जो जुल्फिकार खान थे, ठीक है, इनकी मदद से जहांगीर शाह जो थे वो गद्दी पर बैठे थे। और इसीलिए जब जहांगीर शाह जब वो बने, क्या जहांगीर शाह जब मुगल एम्परर बने तो उन्होंने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जुल्फिकार खान को क्या बनाया उन्होंने? अपना प्रधानमंत्री। क्योंकि जुल्फिकार खान की मदद से ही जहांगीर शाह ने अपने भाइयों को मार के गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो जहांगीर शाह ने 2 काम किए थे, 2 महत्वपूर्ण काम किए थे। आपको मैंने बताया था आमेर के राजा थे जयसिंह। आमेर के राजा जो थे जयसिंह, ठीक है, तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी इन्होंने, ये याद रखिएगा। तो जो आमेर के राजा जयसिंह थे उनको मिर्जा राजा की उपाधि देने वाले कौन थे? जहांगीर शाह। ठीक है, तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसके अलावा इनको मालवा का सूबेदार बनाया गया था, याद रखिएगा। तो जयसिंह जो थे आमेर के राजा, उनको एक तो मिर्जा राजा की उपाधि दी इन्होंने जहांगीर शाह ने, और इसके अलावा उनको मालवा का सूबेदार बनाया गया। किसको? राजा जयसिंह को। इसके अलावा अगर हम बात करें अजीत सिंह की, अजीत सिंह कौन थे भाई? ये मारवाड़ के राजा थे भाई। आमेर के राजा जयसिंह थे और मारवाड़ के राजा कौन थे? अजीत सिंह। तो जैसे आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और मालवा की सूबेदारी दी, जहांगीर शाह ने अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के राजा थे उनको महाराजा की उपाधि दी थी। उनको कौन सी उपाधि दी थी? महाराजा की। और इनको जो सूबेदारी दी थी वो दी थी गुजरात की सूबेदारी। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे उनको कौन सी उपाधि दी गई? महाराजा की उपाधि दी गई। और उनको जो सूबेदारी दी गई वो किसकी दी गई? गुजरात की दी गई। तो जयसिंह को मालवा की और अजीत सिंह को गुजरात की। जहांगीर शाह का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। ठीक ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा इनके टाइम पर एक और सिस्टम चालू हुआ था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जुल्फिकार खान ने, ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था चालू करी थी। इजारेदारी सिस्टम चालू किया था। ठीक है, इजारेदारी सिस्टम जहांगीर शाह के टाइम पर किसने चालू करवाया था? जुल्फिकार ने। ठीक है, जिसके तहत इजारेदारी सिस्टम का मतलब यह होता था कि एक सरकार को, ठीक है, सरकार क्या करती थी, इसमें प्रावधान यह था इजारेदारी सिस्टम में, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि किसी को, एक व्यक्ति को इस खेत का जमींदारी दे दी। ठीक है, क्या दे दी? एक व्यक्ति को इसकी जमींदारी। ठीक है, अब इस जमींदार से यह कहा गया कि साहब आपको जितना भी टैक्स वसूल करना है आप किसानों से करो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए। मतलब इन्होंने क्या किया?
जो बाद में अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट चालू किया था, याद करिए, कॉर्नवालिस ने, इसमें क्या किया गया था, जमींदारी सिस्टम चालू किया गया। वही चीज मुगलों के टाइम पर जुल्फिकार खान ने चालू की। एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया और उसको यह कहा गया कि भाई आपको इस जमीन का पट्टा दिया जा रहा है और जो ज्यादा बोली लगाएगा पट्टा उसी को दिया जाएगा। ठीक, अब आपको यह पट्टा दिया जा रहा है, आपको किसानों से जो भी वसूल करना है आप करिए, ठीक है, लेकिन हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए। तो ये इजारेदारी सिस्टम जो चालू किया था जुल्फिकार खान ने, ये जहादर शाह के टाइम किया, ठीक है। तो जहादर शाह के टाइम पे इजारेदारी सिस्टम की भी व्यवस्था चालू की थी। ठीक, अब इनके टाइम पर जहादर शाह में आपको एक याद रखना है, इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी जिनका नाम था लाल कुंवर। इनकी एक प्रेमिका हुआ करती थी जिनका नाम था लाल कुंवर, ठीक है। तो जो लाल कुंवर थी, इनका भी शासन कार्यों में काफी ज्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया, तो जहादर शाह की ये क्या थी, गर्लफ्रेंड थी एक तरीके से कहा जाए। ठीक, तो चूंकि जहादर शाह इन पे लट्टू थे, लाल कुंवर पे, ठीक, और जब बादशाह लट्टू है तो समझ लीजिए कि आप क्या होगा। जैसे कि नूरजहां, नूरजहां तो चलिए उनकी पत्नी थी, ठीक है, ये पत्नी नहीं थी जहादर शाह की, लेकिन ये इनकी प्रेमिका थी, ठीक है। तो इस कारण से शासन और प्रशासन में उनका हस्तक्षेप भी ज्यादा था। तो लाल कुंवर याद रखिएगा, लाल कुंवर किनके टाइम पर, जहादर शाह के टाइम पर इनका भी शासन प्रशासन में हस्तक्षेप था। ठीक, अब इसके बाद जहादर शाह 1713 में, ठीक है, 1713 एडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, ठीक है। एक तो जहादर शाह थे जो राजगद्दी पर बैठ गए, इसके बाद इनका एक और भाई था जिसका नाम था अजीम उस शाह, अजीम उस शाह, याद करिए, मैंने अभी बताया था आपको, इनका भाई था अजीम उस शाह। अब इस अजीम उस शान का एक बेटा था जिसका नाम था फारूक सियर। इसका एक बेटा था अजीम उस शान का, ठीक, कौन था, फारूक सियर, ठीक है। तो फारूक सियर क्या करेगा, जहादर शाह के ऊपर आक्रमण करेगा, मतलब अपने चाचा के ऊपर, ठीक है, और अपने चाचा को पराजित कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से जहादर शाह की क्या हुए, पराजित हुए, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इनकी शासन के बाद जो अगले मुगल बादशाह बनते हैं वो बनते हैं अजीम उस शान का बेटा फारूक सियर। ठीक, तो फारूक सियर ने जहादर शाह को हरा दिया था और खुद मुगलिया गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब इस टाइम पर फारूक सियर की मदद करने वाले 2 भाई हुआ करते थे जिनका नाम था सैयद ब्रदर्स। ये अभी देखेंगे, ये सैयद ब्रदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट अभी जो मुगल के जो पिक्चर में आए हैं, सैयद ब्रदर्स, ठीक है, ये 2 भाई हुआ करते थे। ठीक, सैयद ब्रदर्स में 2 भाई हुआ करते थे, ठीक है। जो बड़ा भाई हुआ करता था उसका नाम था अब्दुल्ला खान, ठीक है, और इसी का एक छोटा भाई हुआ करता था हुसैन अली खान। ठीक, 2 भाई हुआ करते थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, और इनको क्या कहा जाता था, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो फारूक सियर ने जहादर शाह को सैयद बंधुओं की मदद से हराया था, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ठीक है। और यही सैयद ब्रदर्स आगे चल के कहलाएंगे किंग मेकर्स, मतलब ये राजा बनते नहीं थे, ये राजा बनाते थे। ठीक, फारूक सियर की अगर हम बात करें तो एक तरीके से इन्हीं की मदद से वो राजा बने। ठीक है, अब आगे हम बताएंगे इनको कि सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है। ठीक, तो अब जहादर शाह का काम खत्म हुआ और अब कौन आ गए मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर, फारूक सियर। ठीक, तो जहादर शाह आपको समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट, आफ्टर किलिंग ऑल हिज ब्रदर्स जहादर शाह असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान एंड अपॉइंटेड जुल्फिकार एज हिज प्राइम मिनिस्टर।
ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया जहादर शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा का टाइटल दिया और कहाँ की गवर्नरशिप दी, मालवा की। और जो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, उनको टाइटल दिया महाराजा का और इनको कहाँ की गवर्नरशिप दी, गुजरात की। ठीक। इसके बाद बात करें ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांदर शाह जुल्फिकार स्टार्टेड अ न्यू मोनोपोली सिस्टम। देखिए मैंने आपको बताया इजारेदारी सिस्टम चालू किया गया जिसमें कलेक्टिंग द डिजायर्ड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स बाय पेइंग अ फिक्स अमाउंट टू द गवर्नमेंट। मतलब कि एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जो किसानों से कर्ज वो जो टैक्स है वो वसूल करेगा, बाकी उसको एक फिक्स अमाउंट मुगलिया सल्तनत को भेजना है, बाकी वो जो चाहे करे। इसके अलावा बात करें ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांदर शाह अ कोटिशियन, मैंने आपको बताया लाल कुंवर करके थी, ठीक है, इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और इनका अधिकार मिला हुआ था कि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स में भी इंटरफेयर कर सकती थी, लाल कुंवर। ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जहांदर शाह का एक भाई था अजीम उस शान, इनका बेटा था फारूक सियर। ठीक है। और सैयद ब्रदर्स की मदद से हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ये दोनों भाई थे, इन्होंने क्या कर दिया, जहादर शाह को हरा करके और उनको मार दिया। ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अब जहादर शाह की जगह पर गद्दी पर कौन बैठ गए, मुगलिया सल्तनत की फारूक सियर। ठीक है। देखिए जहादर शाह के बारे में एक चीज कही गई है दैट द आउल लिव्ड इन द ईगल्स नेस्ट एंड द क्रो हैड टेकन द प्लेस ऑफ कुकू। देखिए जहादर शाह के बारे में शासन काल में एक बात कही गई कि जो उल्लू है, ठीक है, उल्लू बाज के घोंसले में रहता था तथा कोयले कोयले का स्थान कौओं ने ले लिया था। मतलब जो कोयल थी उनका स्थान किसने ले लिया था, कौओं ने ले लिया था। और उल्लू जो था वो बाज के घोंसले में रहता था। उल्लू कहाँ रहता था, बाज के घोंसले में। ठीक है। देखिए जहांदर शाह के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इनको लंपट मूर्ख कहा गया है, ये याद रखिएगा, लंपट मूर्ख। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया, ये आप याद रखिएगा। जैसे बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर कहा गया था, वैसे ही इसको कहा गया लंपट मूर्ख, क्योंकि ये बहुत मूर्ख था। ठीक है। आप सोचिए ना, एक गर्लफ्रेंड के पूरा उसने शासन का वो दे दिया उसको, और मतलब अजीब टाइप का व्यक्ति था ये। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, लंपट मूर्ख। ठीक है। अब इसके बाद जो मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर बैठेंगे वो बैठेंगे फारूक सियर। ठीक है। फारूक सियर, फारूक सियर का जो शासनकाल था वो था 1713 से लेकर के 1780 तक। ठीक है। अब चूंकि फारूक सियर ने, ठीक है, सैयद ब्रदर्स की मदद से जहादर शाह को हराया था, तो इसीलिए फिर अब जाहिर सी बात है फारूक सियर अब उनसे खुश हुए सैयद ब्रदर्स से। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जब वो मुगल बादशाह बन गए तो उनको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है। तो इन्होंने जो सैयद ब्रदर्स में बड़े भाई थे, इनके बड़ा बेटे अब्दुल्ला खान, ठीक है, उसको सबसे पहली बात तो कुतुब मुल्क की उपाधि दी। किसकी मुल्क की उपाधि दी, कुतुब मुल्क की उपाधि दी। ठीक है। और इसको क्या बनाया, अपना वजीर बनाया। ठीक है। तो जो सैयद ब्रदर्स में बड़े भाई थे अब्दुल्ला खान, उनको कुतुब मुल्क की उपाधि दी और उसको क्या बनाया, अपना वजीर बनाया। और जो छोटा बेटा था, जो छोटा भाई था हुसैन अली खान, ठीक है, हुसैन अली खान की अगर हम बात करें तो इसको आमीर उल उमरा का टाइटल दिया, आमीर उल उमरा का टाइटल दिया। ठीक है। और इसको अपना क्या बनाया, मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब मिलिट्री कमांडर। ठीक है। तो अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया, ठीक है, और कुतुब मुल्क का टाइटल दिया। और हुसैन अली खान को क्या बनाया, अमीर उर उम्र, और इसको किसका टाइटल दिया, मीर बख्शी का। ठीक है। मीर बख्शी की पोस्ट दी। तो फारूक सियर ने सैयद ब्रदर्स को वो दिया। ठीक। अब सैयद ब्रदर्स चूंकि एक तरीके से कहा जाए तो किंग मेकर्स हुआ करते थे। ठीक है। अब ये किंग मेकर्स क्यों हुआ करते थे इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको सैयद ब्रदर्स में याद रखना है कि किंग मेकर इनको बनाया गया था। अब आपको फारूक सियर में एक पॉइंट याद रखना है कि इनके समय में बंदा बहादुर, देखिए बंदा बहादुर पता है ना कौन थे, गुरु, लास्ट जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी के ये डिसाइपल थे बंदा बहादुर। और इन्होंने मुगलों को जो किया था, मुगलों के खिलाफ खूब विद्रोह किया था।
तो फारूक सियर के टाइम पर इनको बंदी बनाया गया, बंदा बहादुर को, और इनके साथ इनके 740 सपोर्टर्स को भी बंदी बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया गया, इन लोगों के सामने शर्त रखी गई कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए और नहीं तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। ठीक, तो बंदा बहादुर और उसके जो 740 सपोर्टर थे उन्होंने कबूल नहीं किया था, तो इन्होंने सभी को क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, तो बंदा बहादुर को और उसके 740 सपोर्टर्स को, ठीक है, बंदी बना करके और फिर उनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। ये कब की बात है, 1716 की। ठीक, तो बंदा बहादुर की डेथ किसके समय में हुई, फारूक सियर के समय में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बंदा बहादुर। ठीक, इसके अलावा बात करें तो 1717 में एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, 1717 में क्या हुआ था कि ये जो फारूक सियर थे इनको बीमारी हो गई थी, काफी प्रमुख बीमारी हो गई थी। ठीक है, और जिसका जो हो रहा था इलाज नहीं कर पा रहे थे इनके वैद्य। ठीक है, मतलब फारूक सियर एक तरीके से कहा गया कि ये मरने वाले हैं एक तरीके से। ठीक है, मतलब इनका एक तरीके से ये हो गया कि मर जाएंगे। उसी टाइम पर अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि मंडल सर जॉन साइमन, ठीक है, 1717 में सर जॉन सरमन, सॉरी साइमन नहीं सरमन, सर जॉन सरमन। ठीक है, तो ये जो सर जॉन सरमन थे 1717 में, ठीक है, ये कलकत्ता में अपना एक दूत मंडल लेकर के आए। ठीक है, कलकत्ता में एक कलकत्ता से ये आए अपना एक दूत मंडल लेकर के। ठीक है, और ये किसके आए, फारूक सियर के कोर्ट में। ठीक है, कौन आया, सर जॉन सरमन। ठीक है, अब इनके दूत मंडल में अगर हम बात करें या जो इनका प्रतिनिधि मंडल साथ में आया था, इसमें एक सर्जन थे जिनका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के क्या थे, एक सर्जन थे। ठीक है, तो सर जॉन सरमन अपना प्रतिनिधित्व मंडल लेकर के कहां आ रहे थे, कलकत्ता से फारूक सियर के पास। ठीक है, तो इन्हीं के दूत मंडल में एक सर्जन थे हैमिल्टन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अब जो कि फारूक सियर बीमार थे, इनको कोई इलाज कर नहीं पा रहा था इनका, तो इनका इलाज करके इनको किसने ठीक कर दिया, हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फारूक सियर की जान किसने बचा ली, हैमिल्टन ने बचा ली। अब इस बात से फारूक सियर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि इसने वो कदम उठा लिया जो बाद में अंग्रेजों का गुलाम बनाने में एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। मतलब ये इतना बेवकूफ एक तरीके से मुगल बादशाह था जो बिना सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन इसने फरमान जारी कर दिया, और यही आगे चल के मुगलिया सल्तनत के पतन का और अंग्रेजों के उदय का कारण बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि फारूक सियर को ठीक कर दिया। अब फारूक सियर ने खुश होकर के 1717 में एक फरमान जारी किया, मतलब एक डिक्लेरेशन दिया इन्होंने। इनके डिक्लेरेशन में यह था कि अब बंगाल में, ठीक है, बंगाल में अब से अंग्रेजों को या ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब बंगाल में ट्रेड करने के लिए या व्यापार करने के लिए अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक शाही फरमान किसने जाहिर किया, फारूक सियर ने 1717 में। इससे पहले क्या होता था, बंगाल के नवाब जो थे वो टैक्स लेते थे, और इसी कारण से फारूक सियर के इसी फरमान के कारण ही बंगाल नवाब और अंग्रेजों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, प्लासी के युद्ध में 1857 में। ठीक, सॉरी 1757। ठीक, तो 1717 में एक फरमान जारी किया, रॉयल फरमान, जिसमें कहा गया कि भैया आपको बंगाल में जो भी बिजनेस करना है आप करिए, आपको कोई भी कर देना नहीं पड़ेगा, बस आप हमको 3000 रुपए, ठीक है, सोचिए 3000 रुपए साल का आप हमको दे दीजिए। मतलब कि फारूक सियर ने यह फरमान जारी कर दिया कि साहब आप हमको सिर्फ 3000 रुपए साल का दीजिए, और आप फिर बंगाल में
पूरा व्यापार कीजिए बिना टैक्स दिए। यह फरमान जारी किया फारूक सियर ने, रॉयल फरमान 1717 में। ठीक, तो आपको याद रखना है 1717 में बंगाल में व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी किया गया कि अब आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, और हमको क्या देना है, आपको सिर्फ 3000 रुपया। ठीक है, हमको क्या देना है, आपको सिर्फ 3000 रुपये। क्लियर? ठीक है, और इसी को, ठीक है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यही जो शाही फरमान था ना, इसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ठीक है, ठीक है, तो ये 1717 में फरमान जारी किया गया ब्रिटिशर्स को कि आपको कोई भी अब टैक्स नहीं देना। इवन फारूक सियर ने तो यहां तक आगे बढ़ गया कि उसने इस बात की भी परमिशन दे दी कि भैया ब्रिटिशर्स को कि आप अपने करेंसी भी चला सकते हो, मतलब आप अपने सिक्के भी चला सकते हो। मतलब आप समझ जाइए कि ये कितना बड़ा बेवकूफ था फारूक सियर। इतने बड़े बड़े फरमान बिना सोचे समझे ये जारी कर रहा था। तो करेंसी भी, ठीक है, अपनी, मतलब आप सोचिए क्या कर रहा है ये, अपनी करेंसी, मतलब अपना स्टेट बनाने की उनको इनविटेशन दे रहा है। भाई आपकी मुद्रा चलना मतलब आपका स्टेट। ठीक, तो 1717 में ये जो फरमान जारी हुआ इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ठीक, इसके अलावा बात करें तो अब 1719 में अगर हम बात करें 1719 में, ठीक है, अब देखिए फारूक सियर जो है ना, वो अब ये सैयद ब्रदर्स जो थे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनसे बड़ा परेशान हो गया। इनसे बड़ा परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि सैयद ब्रदर्स क्या कर रहे थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कंट्रोल चला रहे थे। ठीक है, और फारूक सियर क्या होना चाहता था, फ्री होना चाहता था इनसे कि ये लोग दोनों भाई जो हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इनका क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, फारूक सियर इनसे आजाद होना चाहता था, तो फारूक सियर ने क्या किया, धीरे धीरे फिर इन दोनों भाइयों को खत्म करने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची। ठीक, मतलब कि इन्होंने षड्यंत्र रचा कि भाई इन दोनों भाइयों को खत्म करो। ठीक है, अब जब ये कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे तो इस बात का पता इन दोनों भाइयों को चल गया, सैयद ब्रदर्स को पता चल गया कि भाई बादशाह जो है वो हमें खत्म करना चाहते हैं। तो फिर सैयद ब्रदर्स ने अपनी चाल चली और इन्होंने 1719 में मराठाओं के साथ एक संधि करी। देखिए सैयद ब्रदर्स ने किसके साथ संधि करी, मराठाओं के साथ 1719 में। ठीक, और इन्होंने मराठाओं को वचन दिया। देखिए इस टाइम पर मराठाओं के एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहले जो पेशवा थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो मराठाओं के साथ दिल्ली की संधि करी किसने, सैयद ब्रदर्स। और इनको यह दिया गया कि भाई साहब आप हमें बादशाह को मरवाने में मदद करें, ठीक है, और हम दक्षिण की पूरा चौथ का अधिकार आपको दे देंगे। मतलब सैयद ब्रदर्स ने क्या वादा कर दिया मराठाओं से, ठीक, कि आप हमारी फारूक सियर के खिलाफ लड़ाई में मदद करिए और हम आपको पूरा दक्षिण भारत का चौथ वसूल करने का अधिकार दे देंगे। तो मराठाओं ने यह सौदा कबूल किया, दिल्ली की संधि हुई और 15,000 की सेना भेजी गई मराठाओं की तरफ से, किसकी मदद करने के लिए, सैयद ब्रदर्स की। तो 15,000 की सेना सैयद ब्रदर्स की मदद करने के लिए भेजी फारूक सियर के खिलाफ, और सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियर को हराया और फारूक सियर को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक, तो जो फारूक सियर, ठीक, जो कि सैयद ब्रदर्स को मारना चाह रहे थे, सैयद ब्रदर्स ने ही किसको मार दिया, फारूक सियर को। और इस तरह फारूक सियर पहले मुगल बादशाह बन गए जिनके खुद के आमीरों ने उनको मारा। आज तक किसी भी मुगल बादशाह को उसके अपने नोबल्स ने नहीं मारा था। फारूक सियर पहले ऐसे मुगल बादशाह बने जिनको अपने ही आमीर के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से फारूक सियर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। समझ में आया आपको?
फारूक सियर के बारे में। ठीक, फारूक सियर जो थे, ठीक है, सैयद ब्रदर्स की मदद से जहांगीर शाह को हराया। सैयद ब्रदर्स में अब्दुल्ला खान को कुतुब मुल्क और वजीर की उपाधि दी। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हैं, देखिए। फारूक सियर गेव द टाइटल ऑफ कुतुब मुल्क एंड द पोस्ट ऑफ वजीर टू अब्दुल्ला खान एंड द टाइटल ऑफ आमिर उल उमरा एंड गेव द पोस्ट ऑफ मीर बख्शी टू हुसैन अली। ठीक, इसके बाद बात करें, सैयद ब्रदर्स आर कॉल्ड किंग मेकर्स। अब इसके बाद हमें समझ में आएगा कि इनको किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है। ठीक है, सैयद ब्रदर्स अब जो, ठीक है, क्योंकि अब फारूक सियर को इन्होंने मार दिया, अब फारूक सियर के बाद ये किसी न किसी को तो राजा बनाएंगे, क्योंकि खुद तो मुगलिया गुद्दी पर बैठेंगे नहीं, तो इन्होंने फिर जो है अगले राजा बनाए। अभी अपन उसको देखेंगे। तो सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया, फारूक सियर वॉज टेकन प्रिजनर along with Sikh leader Banda Bahadur and 740 of his supporters which were hanged in 1716 AD। मैंने आपको बताया था बंदा बहादुर और उसके 740 समर्थकों को इन्होंने इस्लाम कबूल करने की वो दी, वो नहीं माने तो उनको क्या कर दिया गया, मार दिया गया 1716 में। इसके अलावा बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था 1717 में। फारूक सियर बीमार थे, एक डेलीगेशन कलकत्ता से आया सर जॉन सरमन के इसमें फारूक सियर के कोर्ट में, और इन्हीं डेलीगेशन में एक सर्जन थे जिनका नाम था हैमिल्टन। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इनको ठीक कर दिया, जिसके एवज में खुश होकर के एम्परर ने इनको 3000 रुपए में मैच और पूरा ट्रेड करने का अधिकार बंगाल में दे दिया विदाउट पेइंग एनी टैक्स। और इसी को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंपनी। ठीक है, किसने बोला, सर ऑर्मे ने। सर ऑर्मे ने इसको क्या बोला, मैग्ना कार्टा ऑफ दी कंट्री। और इसके अलावा बात करें तो फारूक सियर जो है वो सैयद ब्रदर्स से अलग होना चाहते थे, लेकिन सैयद ब्रदर्स को इस बात का पता चल गया कॉन्स्पिरेसी का, तो इन्होंने मराठाओं के साथ एक संधि कर ली 1719 में, जिसके का, और इस संधि के तहत मराठाओं को जो था ये दक्षिण में पूरा चौथ और स्वदेशमुखी जो था वो लेने का अधिकार दे दिया गया। और मराठाओं ने 15,000 की सेना भेजी, जिनकी मदद से सैयद ब्रदर्स ने किसको मार दिया, फारूक सियर को मार दिया। ठीक, तो इस तरीके से फारूक सियर जो है वो खत्म हो गए। और फारूक सियर पहले ऐसे मुगल बादशाह रहे हैं जिनको अपने ही आमीरों ने मारा था, जिनको अपने ही आमीरों ने क्या कर दिया था, मार दिया। ठीक, अब फारूक सियर जो है वो खत्म हो गए। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको बहादुर शाह के भाइयों के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जहांगीर शाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी भाई भले ही नहीं बने थे उनके मुगल बादशाह, लेकिन उनके बेटे बने थे, जैसे अजीम उस शान का बेटा था फारूक सियर। ठीक है, अब अगले जो राजा बनेंगे, ठीक है, वो इनके बेटे होंगे रफी उस शान के बेटे। देखिए एक और भाई थे रफी उस शान, रफी उस शान। ठीक है, इनका बेटा अब गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम है रफी उद दरजात। ठीक, रफी उद दरजात। ठीक, तो अब जो अगला मुगल बादशाह बनता है फारूक सियर के बाद, वो कौन बनता है, रफी उद दरजात। ठीक है, ठीक है, ये किसके बेटे थे, रफी उस शान के बेटे थे। ठीक है, रफी उद दरजात के बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, रफी उद दरजात जो थे ये सबसे कम समय के लिए मुगल बादशाह बनने वाले बादशाह थे। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा समय के लिए मुगल बादशाह कौन बना था, औरंगजेब। ठीक है, जो सबसे लंबे समय तक था। और जो सबसे कम समय तक मुगल बादशाह रहा है वो रहा है रफी उद दरजात। ठीक, तो रफी उद दरजात हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ मुगल एम्परर। ठीक है, तो इनका जो रफी उद दरजात जो थे, इनका बहुत कम टेन्योर था, मुश्किल से 1-1.5 महीना, और फिर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो टेन्योर था एज अ मुगल बादशाह वो सबसे कम था। क्लियर है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, अब इसके बाद हम आगे इसमें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए आज हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पहली क्लास थी लेटर मुगल्स। ठीक है, लेटर मुगल्स में हमने रफी उद दरजात तक पढ़ लिया। ठीक है, और इसके बाद से हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत के पतन का कारण क्या था। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ
मुगल एम्पायर। ठीक है, ये जो बचे हुए मुगल्स हैं उनको, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, देखिए हिस्ट्री की हमारी जर्नी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री की हमारी जर्नी अगर शुरू हुई है तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा, और मैं उसको पूरा कंप्लीट करके रहूंगा। ठीक है, जब तक हम भारत को आजादी नहीं दिला देते 1947 में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।